हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे करंट के लिए, रेसिस्टेंस के लिए और रेसिस्टिविटी के लिए, और हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमने डिस्कस किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाने के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। और जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। तो हमें इक्वेशन ऑब्टेन करना है करंट के लिए, रेसिस्टेंस के लिए और रेसिस्टिविटी के लिए, और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ये तीनों के लिए हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर के अक्रॉस हमने कंसीडर किया वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला जो टर्मिनल होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, हैंस कंडक्टर में फ्लो करने लगेगा करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ फ्लो करते हैं वो वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है। यहाँ पर ये जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए, और जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑब्टेन करना है करंट के लिए, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद रेसिस्टिविटी के लिए। तो हमें पता है करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं हम लोग वो देखते हैं। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वी कैन कंसीडर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर सकते हैं कंडक्टर में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करें, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है करंट डेंसिटी की वीडियो में। तो हम लोग कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस करते हैं हम लोग वो देखते हैं। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्रॉस करते हैं तो उसका मतलब करंट ज़्यादा है। अगर वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में कम से कम चार्ज क्रॉस करते हैं तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो चार्ज क्रॉस कर रहा है उसको हमने कंसीडर किया क्यू चार्ज। तो ये जो क्यू चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा कितना होगा, क्योंकि जब हम लोग ये क्यू चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं करंट कितना होगा। तो ये क्यू चार्ज कितना होगा इसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। अगर ये इलेक्ट्रॉन की अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वी डी होती है, और अगर हम लोग टाइम टी कंसीडर करें तो टी टाइम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो बराबर में होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी और टाइम कितनी, क्योंकि हमें पता है जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो जो डिस्टेंस होगा वो बराबर में होगा स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये कंडक्टर, सेम कंडक्टर हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ पर हमने एज्यूम किया 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोग देख सकते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बी है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया वी डी इंटू टी। ये जो हमने कंसीडर किया था वी डी इंटू टी उसको हमने कंसीडर किया दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो। यहाँ पर ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमने कंसीडर किया ब्लू कलर से, और यहाँ पर ये वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने कंसीडर किया रेड कलर से। तो अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर वी डी होती है, और अगर हम लोग टी टाइम कंसीडर करें, और अगर इलेक्ट्रॉन अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टी टाइम में, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये वाले रीजन में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बी को क्रॉस कर जाएंगे, और यहाँ पर ये वाले रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को क्रॉस कर जाएंगे, और जो फिगर होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम कंडक्टर है, सेम डिस्टेंस है दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में, मगर यहाँ पर ये वाले वॉल्यूम में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर गए, और यहाँ पर ये वाले वॉल्यूम में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर गए, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उसको कंप्यूट करने से पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ये वॉल्यूम में चार्ज कितने एनक्लोज्ड है। ये जो वॉल्यूम है कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज कितने एनक्लोज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कितने एनक्लोज्ड है। तो मान लेते सबसे पहला वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि ये वॉल्यूम में एनक्लोज्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा ये जो वॉल्यूम हमने जो कंसीडर किया उसका मैग्नीट्यूड कितना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर कितने हैं। तो हमने कंसीडर किया जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम पे उसको हमने कंसीडर किया n, और यहाँ पर ये जो हमने कंसीडर किया है ये जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है
उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर में होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो दोनों जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बी दोनों को मिला के हमें जो सिलेंडर मिल रहा है उसके वॉल्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम होगा वो बराबर में होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उसको हमने कंसीडर किया था ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए कंसीडर किया था। तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो होगा ए और जो हाइट होगी वो होगी वी डी इंटू टी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो जो एरिया ऑफ बेस है वो है ए और जो हाइट है वो है वी डी इंटू टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वॉल्यूम है उसकी जो हाइट है वो है वी डी इंटू टी, ये जो है वो है हाइट जो कि है वी डी इंटू टी और जो बेस है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि ए। तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू वी डी इंटू टी। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहला कैलकुलेट किया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि एन, फिर उसके बाद हमने जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट किया जो कि कुछ इतना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ये वाले वॉल्यूम में अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एन होते ये वॉल्यूम में, या फिर कंडक्टर का कोई भी वॉल्यूम कंसीडर कर लो, हर एक वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी, हैंस जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेंगे उसकी डेंसिटी बराबर होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वॉल्यूम में जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम में ये वाले वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर में होगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर में होगा ये वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड कितना है और पर यूनिट वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उस सिलेंडर में एनक्लोज्ड होगा एन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम वो बराबर में होगा एन बराबर में होगा वो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड कितना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना है जिसको हमने यहाँ पर कंप्यूट किया था ए इंटू वी डी इंटू टी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया जो कि एन, जिसको हमने यहाँ पर लिखा एन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वो जो वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन एनक्लोज्ड है वो हो जाएगा एन इक्वल टू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन। यहाँ पर ये जो ए है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो टी है वो है टाइम, और यहाँ पर ये जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। कौन से वाले वॉल्यूम में, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो वॉल्यूम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो एनक्लोज्ड है उसको हमने कंसिडर किया वो कुछ इतना है। तो यहाँ पर ये वाले वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन जो एनक्लोज्ड है वो ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये वाले वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कम है। ये वाले वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सारे जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं जो चार्ज क्रॉसिंग होगा वो बराबर में होगा ये वॉल्यूम में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर में, और ये वॉल्यूम में जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर में, वो इसके बराबर में ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल चार्ज क्रॉसिंग Q इक्वल टू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग कौन सा चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे माइनस सी, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं टोटल चार्ज क्रॉसिंग Q इक्वल टू माइनस ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन इंटू ई। तो हम लोग बोल सकते हैं जो करंट होगा वो बराबर में होगा टोटल चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो जो टोटल चार्ज क्रॉसिंग है उसको हमने कंसीडर किया था Q डिवाइडेड बाय T। तो जो Q है वो बराबर में माइनस ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से टी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा करंट इक्वल टू माइनस ए इंटू वी डी इंटू एन इंटू ई। हमें पता है जो वी डी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर में होती है माइनस सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ जो कि रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी के जगह यहाँ पर ये जो वी डी के जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2m इंटू टाउ। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा जो करंट होगा बराबर में होगा माइनस सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ इंटू एन इंटू ई, जो कि हमें यहाँ पर ये वाला रिलेशन इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो माइनस साइन होगी वो कैंसिल हो जाएंगी, वो प्लस होगी। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे स्केलर, या फिर उसका मैग्नीट्यूड हमें कंसीडर करना होगा क्योंकि जो करंट है वो है स्केलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट होगा वो बराबर में होगा ए इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर
यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये जो ई और ये ई इंटू ई यहाँ पर हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली आई करंट इक्वल टू ए इंटू ई इंटू स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड क्यों कंसीडर किया, स्केलर फॉर्म हमने क्यों कंसीडर किया, वेक्टर फॉर्म भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी और हमें पता है जो करंट डेंसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके साथ में ये वाला जो टर्म होगा वो भी होना चाहिए स्केलर। तो इसलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। तो हमें मिल जाएगा ए इंटू ई स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता है ई स्क्वायर क्यों हुआ, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है करंट के लिए इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो है करंट के लिए, यहाँ पर हमें मिल गया है रिलेशन। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के लिए रिलेशन। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पर ये जो V जो हमने जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर किया है, ये V अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ये हमें पता होना चाहिए V। जैसे कि हमें पता है हमने कंसीडर किया कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने कंसीडर किया, ये कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हमने कंसीडर किया L, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया V पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो कंडक्टर का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग बोल सकते हैं जो V होगा वो बराबर में होगा E इंटू एल के। यहाँ पर हमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, तब जाके हम लोग रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एज पर दी ओम्स तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बराबर में होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस के। अगर हमें तीनों में से अगर कोई 2 क्वांटिटी पता है तो तीसरी जो क्वांटिटी होगी वो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेसिस्टेंस उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें V फाइंड आउट करना होगा। करंट तो हमें मिल गया है, तो ये जो V है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कंसीडर किया ये वाला केस। तो ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको अरेंज करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें E के जगह हम लोग पुट कर देंगे V डिवाइडेड बाय L, और ये जो V होगा वो न्यूमरेटर में होगा और जो L होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। और अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा करंट I इक्वल टू A इंटू ई स्क्वायर इंटू V इंटू टाउ इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम इंटू एल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो L है उसको हमने डिनोमिनेटर में कंसिडर किया और जो V है उसको हमने न्यूमरेटर में एज्यूम किया। तो यहाँ पर हम लोग जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इंटू 2 इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन। तो यहाँ पर ये जो 2ml ए ई स्क्वायर टाउ एन, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, इसी को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस होगा बराबर में होगा 2 इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ए ई स्क्वायर टाउ इंटू एन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 2 है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो m है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये जो l है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जितनी भी जो क्वांटिटी है वो है कांस्टेंट होने वाली है, मतलब जितना भी जो टर्म अभी हमने डिस्कस किया वो कांस्टेंट होगा। मगर यहाँ पर ये जो टाउ और यहाँ पर ये जो n, यहाँ पर ये जो n है वो भी कांस्टेंट रहेगा, मगर ये जो टाउ है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, बाकी के जितने भी जो टर्म है ये रेसिस्टेंस के इक्वेशन में सब कांस्टेंट रहने वाले, मगर ये जो टाउ होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये जो टाउ होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा, टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन टाइम और जो रेसिस्टेंस दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, मतलब अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर अगर कम होता है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म अंटिल टेम्परेचर इज़ कॉन्स्टेंट। मगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टेम्परेचर घटेगा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्यों कम होता है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एटॉमिक वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। एटॉमिक वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रैंडम वेलोसिटीज़ का जो रेट होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। हैंस जो कलीजन का जो रेट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और जो एब्जॉर्बिंग टाइम होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जब यही होता है जब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा जैसे कि मैंने डिस्कस किया तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा। ड्यू टू मोर टेम्परेचर द रेट ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन विल गेट इंक्रीज।
जो एटॉमिक वाइब्रेशन का जो रेट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, विच इंक्रीजेस द रैंडम वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। रैंडम वेलोसिटी मतलब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रैंडम वेलोसिटी। ये हमने डिस्कस किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। और जो कलीजन का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, और जो एब्जॉर्बिंग का जो टाइम होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जा रही है, एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, जिसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मगर रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। और रिलैक्सेशन टाइम जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कब कम होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी या फिर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ईजिली और फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, हैंस जो करंट होता है वो कम होता है। तो ये जो मैंने आपको जो बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लो। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है, और हमें पता है रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो करंट होता है वो कम होता है। तो जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टेम्परेचर कम रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा। यहाँ पर मैं सेम थिंग अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जब मोबिलिटी अगर कम होती है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या फिर जो करंट होता है वो कम होता है। ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसके आगे अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए, रेसिस्टिविटी के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए, रेसिस्टेंस के लिए तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन बनाया जो कि है ये। अगर रेसिस्टेंस के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो हमें पता है जो रेसिस्टेंस होता है वो बराबर में होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आर की जगह हम लोग पुट कर देंगे सिंपली 2 इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन। तो हमें मिल जाएगा रेसिस्टिविटी इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाउ इंटू एन। यहाँ से एल कैंसिल, यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो एल डिवाइडेड बाई ए उसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ से एल कैंसिल और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिलेगा रेसिस्टिविटी इक्वल टू 2 इंटू एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। तो ये जो मैं चीज़ बार बार आपको जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि ये आपको MCQ में अगर आ गई, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस केस में आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और मे बी आप रॉन्ग MCQ टिक करके आ जाओ या फिर रॉन्ग आंसर लिख के आ जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा याद रखना होगा, टेम्परेचर, रेसिस्टेंस, रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा और रेसिस्टेंस ज़्यादा। हमें पता है रेसिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में जो करंट होगा वो कम होगा। करंट क्यों कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी। आप ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वीडियो को एक बार देख लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कम होती है तो उस केस में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ वो कम होता है।